मायके से मंगवा ली। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के चांदनी चौक से, जहां शुक्ला परिवार पिछले 40 सालों से रह रहा था। शुक्ला परिवार में 4 लोग थे। प्रेमा शुक्ला, उनके पति महेश शुक्ला, बेटी निहारिका और बेटा मोहन। यूं तो गल्ले पर महेश और मोहन बैठते थे, पर बिजनेसमैन का माइंडसेट तो प्रेमा जी का था। घर के दोनों बच्चों की ही शादी की उम्र हो चुकी थी और प्रेमा जी अपनी बेटी के लिए लड़का और बेटे के लिए लड़की की तलाश में थी। एक सुबह, मम्मी गर्मा गर्म पूरियाँ उतार दो ना, कोमल आने वाली है, उसे पूरियाँ बहुत पसंद है। अच्छा कोमल आ रही है? हाँ हाँ, पूरिया क्या, साथ में दम आलू भी बना देती हूँ। उसे दम आलू और पूरिया बहुत पसंद है ना। थैंक यू मम्मी, यू आर ग्रेट। जितना मैं आपको जानता हूँ प्रेमा जी, आप किसी के लिए इतनी मेहनत तो करेंगी नहीं। क्या खिचड़ी पक रही है आपके दिमाग में, हमें भी तो बताइए। आप कृपा करके अपने दिमाग के घोड़े को लगाम लगाइए, क्योंकि अगर खिचड़ी बनेगी तो आपको जरूर मिल जाएगी। इस घर में आज तक ऐसा क्या ही पका है जो आप तक नहीं पहुंचा। निहारिका और कोमल कॉलेज की फ्रेंड्स थी और इन दिनों दोनों की दोस्ती और भी गहरी होती दिख रही थी। कोमल आए दिन निहारिका के घर आया जाया करती थी, पर कोमल निहारिका के घर यूं ही नहीं आ रही थी। कोमल निहारिका के घर पहुंचते ही सबसे पहले उसे गुड न्यूज देती है। आज मैं तेरे यहाँ कुछ नहीं खाऊंगी, आज तुझे मेरे साथ चलना होगा, और आंटी अंकल जी आप सबको भी। जरूर बेटा, अगर कोई अच्छी बात है तो हम जरूर चलेंगे, पर बात क्या है वो तो बताओ। आंटी जी मेरी नौकरी लग गई है। इसे देख निहारिका और खुद को देख। एक ये है जो तेरी उम्र की होकर नौकरी ले रही है, और तू है जो दिन भर सोती रहती है। तो मैं नौकरी करके क्या करूंगी मम्मी? वैसे भी तो तुम मेरी शादी करवाने वाली हो। वो अलग बात है कि तुम्हें कोई लड़का नहीं मिल रहा। लड़का नहीं मिल रहा? अरे ऐसी क्या बात है, मैं लड़का ढूंढवा देती हूँ, अभी मिल जाएगा। वो मेरे खानदानी पंडित जी है ना, वो आए दिन मेरे घर आते रहते हैं। उन्हें भी एक अच्छे घर की लड़की की तलाश है, तो हम तुम्हारा बायोडेटा उन्हें दे देते हैं, ठीक है? उनके पास तो कई अच्छे घरों के लड़कों के बायोडेटा आते होंगे। फिर तो बेटा तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारा भी बायोडेटा उन्हें दे दिया होगा। नहीं नहीं आंटी जी, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जिसे मैं पहले से जानती हूँ। लड़का अगर देखा सुना हुआ हो तो शादी के बाद प्रॉब्लम नहीं आती। देखा सुना हुआ तो है ही, बातें भी हो ही जाएगी। कुछ कहा क्या मम्मी आपने? अरे मैं क्या कहूंगी, तू जा और कमरे से तेरा बायोडेटा और कुंडली लेकर आ, और इसका जेरॉक्स करवा देना। हाँ, फिर कोमल को देते। बस निहारिका का अच्छे घर में रिश्ता हो जाए, फिर मेरी एक टेंशन कम हो जाएगी। उसके बाद बस बहू लाने की जिम्मेदारी मुझ पर रहेगी। निहारिका अपनी कुंडली और बायोडेटा का जेरॉक्स करवाकर कोमल को दे देती है और कोमल के साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। आंटी जी अंकल जी आप भी चलो ना, साथ में मजा आएगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। महेश की बात को बीच में काटते हुए प्रेमा उसके हाथ को दबाकर कहती है, अरे चुप रहिए ना आप क्या करेंगे जाकर बच्चों के बीच में? अरे नहीं नहीं बेटा, हम दोनों वहां आकर क्या करेंगे। एक काम कर, तू अपने साथ मोहन को ले जा। ए मोहन, जा जल्दी से तैयार हो जा। मम मैं जाकर क्या करूंगा इन दोनों के बीच में? अब तो ये लड़कियां क्या अकेली जाएंगी? गाड़ी से नहीं ले जा सकता ही ना है? इन्हें ले जाने में कौन सी आफत आ जाएगी तुझे? दोनों को अच्छे से घुमा फिरा देना, साथ में कोई लड़का रहेगा तो अच्छा है ना, और तू ही इन दोनों को वापस ले आएगा। तुझे नहीं घूमना तो तू बाहर गाड़ी में ही बैठे रहना, ठीक है? अपनी माँ की बात मानकर मोहन तैयार होकर दोनों के साथ जाने के लिए निकलने लगता है। आंटी जी वो मेरा पर्स आपके पीछे है। तेरे पर्स को मैंने यहाँ रखा है, पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। पार्टी भले तुम दो, पर पेमेंट तो मेरा मोहन ही करेगा। तो जब तक तू लौटती नहीं, तेरा पर्स यहीं रहेगा। प्रेमा कोमल के साथ मोहन को भी बाहर घूमने के लिए भेज देती है। प्रेमा जो बिना मतलब के किसी से 2 मीठे बोल भी ना बोले, उसकी हरकतों में ऐसे बदलाव को देखकर महेश जी गहरे चिंतन में डूब चुके थे। इनसे प्रेमा का ये बदला हुआ अंदाज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वो प्रेमा से कहते हैं, करना क्या चाह रही हैं आप प्रेमा जी? आपको तो पड़ी नहीं है अपने बेटे की, 29 साल का हो गया है वो, और अब भी अगर उसे अच्छी लड़की नहीं मिली तब तो हो गई शादी उसकी। कोमल बहुत अच्छी है, अब तो उसकी नौकरी भी लग गई है, अपने खानदान में इकलौती भी है। अगर वो हमारे घर आ गई तो सोने में सुगंध वाली बात नहीं हो जाएगी क्या? रही बात संपन्नता की,
तो उसके माँ बाप अपने जाने के बाद सारी संपत्ति किसे देकर जाएंगे? अपनी इकलौती बेटी कोमल को ही ना। जो कोमल का होगा वो हमारे मोहन का ही हो जाएगा। बस इसीलिए मैं दोनों की दोस्ती करवाना चाह रही हूँ। मान गए प्रेमा जी आपको। कोमल ही हमारी निहारिका की शादी करवाएगी और उसी को हम अपनी बहू बनाकर भी ले आएंगे। एक ही बार पूरी बनाकर अपनी सारी भूख मिटा दी आपने तो। यह तो दुनिया का दस्तूर है महेश जी। बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो किसी को बहू बनाने के लिए मुझे भी तो 2-4 मीठे बोल बोलने ही पड़ेंगे ना। बाहर एक साथ घूमने के बाद मोहन और कोमल की अच्छी खासी बातचीत हो जाती है। अब आए दिन प्रेमा कोमल और निहारिका को मोहन के साथ बाहर भेज दिया करती, ताकि लगातार मिलने के कारण मोहन और कोमल के बीच में नजदीकियां बढ़ जाए। और ऐसा ही होता है। और फिर एक दिन वही होता है जिसका प्रेमा को इंतजार था। एक दोपहर मोहन अपनी माँ के पास आकर कहता है, मम्मी मुझे आपसे कुछ कहना है। वो तो कहना ही था बेटा, कहो कहो। मम्मी मैं और कोमल एक दूसरे को पसंद करते हैं और कोमल चाहती है कि मैं आप दोनों के साथ उसके घर उसका हाथ मांगने जाऊं। महेश जी देखिए, ढूंढ ली बहू हमारे बेटे ने। वैसे तेरे लिए खुशखबरी ये है कि निहारिका के लिए भी एक लड़के का रिश्ता आया है। बहुत ही अच्छा लड़का है। पहले निहारिका को विदा कर देते हैं, उसके बाद फौरन तुम्हारी शादी कोमल से करवा देंगे। निहारिका की शादी की तारीख निकल जाती है और वो विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अब बस अच्छी सी तारीख देखकर मोहन और कोमल की शादी करा देते हैं। आज ही मैं पंडित जी को बुलाती हूँ और दोनों परिवार बैठकर इस मसले पर चर्चा कर लेंगे। प्रेम के कहने पर कोमल के माँ बाप पंडित जी के साथ प्रेमा के घर पहुँचते हैं। कुंडली मिलान तो दोनों बच्चों का पहले ही हो चुका था। बहुत ही सटीक और मिलनसार कुंडली है दोनों बच्चों की। सिया और राम की जोड़ी कहे तो गलत नहीं होगा। तो आज फिर सिया और राम के मिलन का इंतजाम भी कर दीजिए पंडित जी। शादी की एक अच्छी सी तारीख निकाल दीजिए। अगले महीने की 7 तारीख को बहुत ही अच्छा लगन है। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। उसी दिन दोनों की शादी हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है पंडित जी। महेश जी और प्रेमा जी, हमारी एक ही बेटी है। मैं एक बेटी का पिता होने के नाते आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरी बेटी को हमेशा खुश रखिएगा। बड़े नाजों से पाला है हमने इसे। जरा से भी खरोच आ जाए इसे तो मेरा दिल सहम जाता है। विश्वास रखिए समधी जी, हम कोमल को अपनी बहू नहीं बेटी की तरह रखेंगे। और ठीक अगले महीने की 7 तारीख को कोमल और मोहन की शादी हो जाती है और बहू बनकर कोमल प्रेमा के घर आ जाती है। पग फेरे की रस्म के बाद कोमल अपने कमरे में जैसे ही जाती है, उसके पीछे पीछे प्रेमा भी वहाँ चली जाती है। मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? कुछ ला दूं क्या? अरे नहीं नहीं बहू, कुछ लेने नहीं कुछ देने आई हूँ। तेरे एक पैर का पायल कहाँ है? अरे देख क्या रही है, तेरे पैरों में पायल नहीं मिलेगा क्योंकि वो मेरे हाथों में है। अरे ये कब गिर गया, मुझे पता ही नहीं चला मम्मी जी। वही ना बहू, तुझे इतने गहने पहनने की आदत नहीं है ना, तू गहनों को घुमा देगी। अपने मायके के सारे गहने लाकर मुझे दे दे, मैं अपने पास रख लेती हूँ और जब भी तुझे जरूरत होगी मुझसे मांग लेना बेझिझक। प्रेमा अपना शातिर दिमाग चलाकर कोमल के मायके के गहने उससे ले लेती है। अगली सुबह जब कोमल गहरी नींद में सो रही थी, प्रेमा उसके कमरे में जाकर उसे हिला हिलाकर उठाने लगती है। भागो भागो, भूकंप आया, भूकंप आया। अरे ये भूकंप नहीं है, मैं हूँ बहू। उठ जा, तेरे ऑफिस का टाइम हो गया है। शादी के दूसरे दिन ही कौन ऑफिस जाता है मम्मी? अरे तो घर पर रुककर ये करेगी क्या? रसोई तो मैं संभाल लेती हूँ। और तू भी क्या सो रहा है, जा गल्ला संभाल। प्रेमा कोमल को इसलिए ऑफिस भेजती थी क्योंकि कोमल की सैलरी भी तो उसे ही मिलने वाली थी। शादी के 1 महीने बाद महीने की पहली तारीख को प्रेमा हॉल में बैठकर एक रील चलाती है। जो भी बहुएं कमाती है, महीने की पहली तारीख को अपनी सैलरी अपनी सास के हाथों में रख दे। इससे घर में एकता बनी रहेगी। ये सुनते ही बेचारी कोमल अपनी पूरी तनख्वाह अपनी सास के हाथों में रख देती है। अरे इसकी क्या जरूरत थी बहू, चल अब तूने दे ही दिया है तो रख लेती हूँ। वैसे बहू मैं क्या सोच रही थी कि किचन का मिक्सचर ग्राइंडर खराब हो गया है, एक मंगवा ले क्या? हाँ मम्मी जी, मंगवा लेते ना, मैं अभी ऑनलाइन चेक करती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू समझी नहीं मैं क्या कह रही थी। जब हम तेरे मायके गए थे याद है, तब तेरी माँ ने तुझे क्या कहा था?
पीले वाले मिक्सचर ग्राइंडर में जूस मत निकालना बेटा, लाल वाले में निकालना। मतलब कि तेरे मायके में एक से ज्यादा मिक्सचर ग्राइंडर है तो अपने मायके से ही एक मंगवा ले, क्यों बेकार में खर्च करना है? मायके से मम्मी जी? हाँ, ये भी तेरा घर है, वो भी तेरा घर है। एक घर से दूसरे घर सामान आ ही जाएगा तो किसका क्या ही घट जाएगा। 2 दिन बाद रात को खाने के बाद जैसे ही मोहन सोफे पर बैठता है उसे सोफा चुभने लगता है। लो, इसने भी दम तोड़ दिया। लगता है इसका स्प्रिंग निकल आया है, वही चुभ रहा है। आप इस साइड बैठ जाइए ना पापा, मैं कल ही सोफा मंगवा लूंगा। अरे इनकी तो बड़ी इच्छा थी कि अपने बेटे के ससुराल में आए हुए सोफे पर बैठे, पर तेरे परिवार वालों से हमने शादी के वक्त 1 रुपया नहीं मांगा। और देख लो, तेरे परिवार वालों ने कुछ दिया भी नहीं। अब इतना तो वो कर ही सकते हैं ना बहू, कि अपने समधी जी को उनकी पसंद के सोफे पर बिठा दे। और वैसे भी ये कितने ही घंटे घर पर रहते हैं, पूरा दिन तो उनका दुकान में जाता है। सोफा तो तेरे ही काम आएगा ना, तो एक सोफा मंगवा ले अपने मायके से। अरे ये तो शुरुआत थी। अब प्रेमा को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती वो सीधा कोमल से कहती, बहू मायके से मंगवा ले। शुरुआत में तो कोमल अपनी सास की सुनकर अपने मायके से कुछ न कुछ मंगवाती रहती। फिर धीरे धीरे उसे ये समझ में आने लगा कि उसकी सास ये सब लालच में आकर कर रही है, और इस लालच को अगर रोका नहीं गया तो ये तो और बढ़ती जाएगी। पर कोमल करती भी क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपनी सास को समझाए, और इसलिए वो अपनी एकमात्र ननद कम सहेली को फोन लगाती है और उसे सारी बात बताती है। ये तो मम्मी ने हद ही कर दी यार। मुझे तो लगा था बस तुम्हारी और भैया की शादी करवाने तक मम्मी अपना बिजनेस माइंड चला रही है, पर मुझे क्या पता था शादी के बाद भी ये नहीं रुकेंगी। अब तू ही बता निहारिका, मैं रोज मम्मी पापा से कुछ न कुछ मांगती रहूंगी तो उन्हें कैसा लगेगा? मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, जो दिया उन्होंने खुद दिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तू चिंता मत कर, कल ही तेरी ननद यानी कि मैं वहाँ आती हूँ और पासा पलटती हूँ। और अपनी प्यारी भाभी की गुहार सुनकर निहारिका अपने मायके पहुंच जाती है, और सीधे अपने घर आते ही अपनी माँ के गले ना लगकर वो घर के डाइनिंग टेबल को देखकर कहती है, मम्मी ये डाइनिंग टेबल अपने ससुराल ले जाऊं क्या मैं, प्लीज? हाँ हाँ बेटा, ले जा, तेरा ही घर है, तुझे कौन मना करेगा। अरे बहू जरा सुन, ये डाइनिंग टेबल तो निहारिका लेकर जा रही है, तो अपने मायके से एक डाइनिंग टेबल मंगवा ले। ठीक है मम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। टाइम मिलता है तो मैं आती हूँ, वरना मैं कल आपको कॉल करूँगी। उसी रात निहारिका अपनी माँ को कॉल करती है। मम्मी मुझे ना वो तुम्हारे बेडरूम का बेड चाहिए, अभी के अभी। अरे बेटा, रात के 10 बजे कोई बात हुई है क्या? तेरे और दामाद जी में कोई अनबन हो गई है क्या? बता। ये सब मुझसे मत पूछो मम्मी, मुझे बस वो बेड दे दो। प्रेमा अपनी बेटी की बात सुनकर फौरन ही मोहन से अपने रूम का बेड उसके घर भिजवा देती है। अगली सुबह प्रेमा की आंख खुलती भी नहीं कि फिर उसका फोन बजता है। कौन बोल रहा है? अरे यार मम्मी उठ भी जाओ, हमारे घर जो वॉशिंग मशीन है ना, मुझे भिजवा दो ना प्लीज। अपनी बेटी के मांगने की हैट्रिक पूरी होते ही प्रेमा की नींद टूट जाती है। अरे ये क्या है, तू कुछ ना कुछ मांगी ही जा रही है, कोई बात है क्या? कहीं तू अपने ससुराल वालों से अलग होने का तो नहीं सोच रही? अरे नहीं मम्मी, वो क्या है ना, मेरी सास वो कुछ भी खरीदना नहीं चाहती। सोचती है कितने ही पैसे बचा ले, जो आएगा बहू के घर से ही आएगा। ये कोई बात हुई भला? हर बात में यही कहती रहती है, मायके से मंगवा ले, मायके से मंगवा ले। इसलिए ना मुझे आपको कॉल कर करके चीजें मंगवानी पड़ रही है। अरे ये तेरा मायका है, फर्नीचर का शोरूम नहीं है। जब देखो तेरी सास कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है। आज तो मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी, तो रुक जा, मैं अभी आती हूँ वहाँ। प्रेमा फौरन तैयार होकर अपनी बेटी के ससुराल पहुंचती है। निहारिका के ससुराल पहुंचते ही उसे ऐसा लगता है कि वो अपने ही घर में आ गई हो, क्योंकि उसके खुद के घर से ज्यादा उसके घर की चीज उसकी बेटी के ससुराल में दिख रही थी। यह क्या समधन जी, ये कोई बात हुई भला? अपनी बेटी की शादी में क्या कुछ नहीं दिया हमने आपको? कोई कमी रखी थी क्या खातिरदारी में? फिर भी आप आए दिन कुछ ना कुछ हमसे मंगवाती रहती हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है समधन जी। अरे बहू, आज भी तूने अपने मायके से कुछ मंगवा लिया क्या? क्योंकि जितना मुझे याद है, आज तो मैंने तुझे एक दिन का ब्रेक लेने को कहा था, क्योंकि लगातार कुछ न कुछ भेज भेज कर आप भी थक गई होंगी ना। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ समधन जी, पर वो क्या है ना समधन जी, मैं भी मजबूर हूँ।
मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती, पर मेरी बेटी जिस घर में ब्याह कर गई है ना, वहाँ उसकी सास हर रोज उससे एक ही बात कहती है, ये मायके से मंगवा ले, वो मायके से मंगवा ले। अब आप ही बताइए समधन जी, कहाँ से आएंगी इतनी चीजें हमारे पास? हमारे पास देने को है ही कितना, इसलिए मुझे ना वही शब्द अपनी बहू से भी कहने पड़ते हैं। जो आपके पास से लेकर आती है ना, वही सामान मैं अपनी बेटी को पहुंचा देती हूँ। वैसे आपको किस बात की तकलीफ हो रही है? आप भी तो अपनी बहू के मायके से ही सामान मंगवाती है। ये सब तो कोमल के मायके का है ना, तो आप तो किसी तरह भी घाटे में नहीं है। आप किस बात की कंप्लेंट करने आ गई मेरे पास? ये सुनते ही प्रेमा की आंखों के सामने लगा पर्दा हट जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वो अपनी बहू के साथ क्या कर रही थी। पर समधन जी, ये तो गलत है ना। हर सास अगर अपनी बहू को उसके मायके से कुछ न कुछ लाने को कहती रहेगी तो ये रिवाज तो चलता ही जाएगा। इस पर किसी को तो रोक लगानी ही पड़ेगी। तो इस रोक में पहला कदम आप ही बढ़ा दो ना मम्मी। अपनी बहू के मायके से सामान मंगवाना बंद कर दो। तो सही कह रही है बेटा, न जाने अनजाने में मैंने कोमल से क्या क्या नहीं ले लिया। आपने तो आज मेरी आंखें खोल दी समधन जी। मैं अभी अपने घर लौटकर अपनी बहू को उसके मायके से आई चीजें वापस लौटा देती हूँ। तो जाते जाते यहाँ पर आई हुई आपके घर की चीजें भी लेते जाइएगा समधन जी। अब आप इतना बड़ा कदम उठा रही है तो मैंने भी उठा लिया।